4 दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की और टिकट के तौर पर बड़ा गिफ्ट मिल गया। सुलोचना रावत अकेली ऐसी नेता नहीं है। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई चेहरे हैं जो कांग्रेस या दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए और उन्हें तत्काल चुनाव मैदान में उतार दिया गया। इनमें से ज्यादातर वो चेहरे हैं जो उन इलाकों से ताल्लुक रखते हैं जहां लगातार कांग्रेस मजबूत स्थिति में रही और बीजेपी कहीं न कहीं इन किलों को भेद नहीं पा रही थी। सियासत में इसे बीजेपी का कांग्रेस पथ कहा जा रहा है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि वो अच्छे लोगों को टिकट देती है। वो कहां से आया है, कौन है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक जोबट सीट पे सुलोचना रावत जी का सवाल है, तो अब लोग जो अच्छे लोग हैं वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं और अच्छे लोग अगर योग्य हैं तो हम लोग उनको प्रत्याशी बना रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस को किस बात की आपत्ति? उनके लोग अगर छोड़ के भाग रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी तो कुछ कर नहीं सकती। हमें तो अच्छे लोग अगर आएंगे तो पार्टी में उनका एक राजनीतिक दल के नाते स्वागत है। पर अच्छे आदमी को टिकट देने के फॉर्मूले में भला किसे आपत्ति हो सकती है? लेकिन यहाँ सवाल उन निष्ठावान कार्यकर्ताओं का है जो सालों साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं और पार्टी से उनका मोह भंग होता है। दमोह उपचुनाव इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जहां जयंत मलैया से जुड़े रहे कार्यकर्ताओं ने चुनाव से दूरी बना ली और नतीजा उपचुनाव में बीजेपी की हार के तौर पर सामने आया। जोबट में भी सुलोचना रावत के विरोध में पार्टी के अंदर से आवाजें बुलंद हुई हैं और कांग्रेस को एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछले चुनाव में 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बहुमत से सरकार में बैठाया था, माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो जिस तरह से खरीद फरोख्त करके इन्होंने सरकार गिराई, तो इनका ये क्रम अभी भी जारी है और कोशिश हमेशा रहती है कि लोगों को खरीद के किसी तरह का लालच दे के, पद का लालच दे के, क्योंकि सत्तारूढ़ दल है तो निश्चित रूप से देने को बहुत कुछ है उनके पास। कांग्रेस का जो भी आरोप हो, लेकिन बीजेपी से पहले सवालों के कटघरे में वो खड़ी होती है। आखिर उसके यहाँ ये भगदड़ क्यों है जिसका फायदा बीजेपी उठा रही है और कांग्रेस के मजबूत किले बारी बारी से ढहते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी का कांग्रेस पथ। हरिवंश राय बच्चन जी की बड़ी चर्चित कविता है अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। बीजेपी का भी एक पथ है और वो पथ है दूसरे दल से जो राजनेता जीत की संभावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में आना चाहें, तो वो चाहे कांग्रेस का पथ हो, स्वागत है स्वागत है स्वागत है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का पथ हो, वहाँ का नेता पथिक हो वो आ जाए, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस का नेता हो, उसका भी स्वागत है। रणनीति में कोई बुराई नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है और कोई भी राजनीतिक दल हो जो सफलता को देर तक उसका स्वाद चखना चाहता है, वो इसी रास्ते को अपनाएगा। कुछ प्रश्न होते हैं, आप उसमें कई सारे सवालों को खड़ा कर सकते हैं, नैतिक सवाल भी खड़े कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल नैतिक से अधिक रणनीतिक हैं कि रणनीतिक तौर पर क्या उचित है और क्या उचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी ये समझती है कि किसी भी ताकतवर पार्टी को अगर सबसे मजबूत चोट, करारी चोट पहुंचती है तो उसके सबसे प्रिय नेताओं के जाने से पहुंचती है। और यही वजह है कि बीते कम से कम 5-6 वर्षों से बीजेपी ने इसकी झड़ी लगाई है। मध्य प्रदेश में तो ये क्रम 2014 से चल रहा है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में भी बीजेपी ने अब ये रफ्तार पकड़ ली है और दूसरी पार्टी के ताकतवर नेताओं का स्वागत करने के लिए उसके नेता न सिर्फ आतुर हैं, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के मामले में तो बीजेपी ने एक तरह से अपना एक डिस्प्ले सेगमेंट ही खड़ा कर लिया है कि आप हमसे ये नहीं कह सकते कि हम दूसरी पार्टी से आने वाले नेताओं के बारे में कोई ऐसी राय रखते हैं जिसको आप ये कह सकें कि यथोचित सम्मान नहीं मिला। ताज़ा खबर उनके कार्य समिति में बतौर सदस्य शामिल होने की है। केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सदस्य,
मध्य प्रदेश में मजबूत स्थान और अब ये स्थिति। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष जो है वो है पार्टी का जो खाटी कार्यकर्ता है, उसको ऐसा लगता है कि उसका स्थान कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो स्थान जो उसको मिलना चाहिए वो कहीं और जा रहा है। अब दूसरी पार्टी से आया हुआ व्यक्ति कार्यकर्ता भी बीजेपी का ही कार्यकर्ता है, लेकिन ये प्रश्न ज़रूर उठता है मूल कार्यकर्ता के मन में कि जोबट सीट तो मेरी थी साहब। सुलोचना जी 5 दिन पहले एक फैसला कर लेती हैं और सीट मेरे हाथ से चली जाती है। पृथ्वीपुर में उम्मीद लगाए बीजेपी नेता के मन में भी यही सवाल होता है कि ठीक है शिशुपाल जी मजबूत कैंडिडेट हैं, लेकिन मैं भी कमज़ोर तो नहीं था, मौका तो दिया होता। और दूसरी महत्वपूर्ण बात बीजेपी ने जो बताई है इस उपचुनाव के सिलेक्शन में कि हम नाते रिश्तेदारी को किनारे करने के लिए पूरी ताकत से जुट गए हैं। क्या वाकई ये सवाल है, हम जानेंगे आज इस डिस्कशन में। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं भोपाल स्टूडियो में पंकज चतुर्वेदी जी, युवा नेता प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। जेपी धनोपिया साहब हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और कई पेचोखम पार्टी के देख चुके हैं, हमारे साथ हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। आयोग के अध्यक्ष भी हैं जिसका नाम मैं कई बार स्लिप कर जाता हूं, क्षमा चाहूँगा धनोपिया जी। जी बिल्कुल, जी 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 जी। तो वो कठिनाई, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग जैसा कुछ दिमाग में आता है और फिर धनोपिया जी मुझे करेक्ट करते हैं। चैतन्य भट्ट जी हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार भट्ट साहब, पहला प्रश्न आपसे लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं कि इस उपचुनाव के सिलेक्शन में 2 मैसेज हैं। एक तो वही चिरपरिचित मैसेज है कि जो भी आता है वही दिल में समा जाता है, न जाने कितने दरियाओं का प्यासा है समंदर मेरा। बीजेपी का ये शेर जो है तमाम पार्टी के उन नेताओं के लिए जो अपनी पार्टी की रीति नीति से या वहाँ अपनी तथाकथित उपेक्षा से नाराज़ हैं, उनके लिए ये मैसेज है। दूसरा, नाते रिश्तेदारों को लेकर प्रतिभा बागड़ी का चयन और उसके बाद वहाँ बागड़ी परिवार में मची खलबली, ये बताता है कि बीजेपी अब भले ही बागड़ी परिवार की है प्रतिभा बागड़ी, लेकिन हर्ष सिंह को छोड़ना खंडवा सीट में और वहाँ बागड़ी परिवार के ये जुगल किशोर जी के पुत्र को टिकट न देना, इन दोनों का विश्लेषण आपके नज़रिए से। जी जी जी। देखिए शरद जी, जहाँ तक इन सब सीटों के चुनाव की बात है और उम्मीदवारों की बात है, मुझे लग रहा है कि बीजेपी के पास क्या कैंडिडेट्स की कमी आ गई है जो ये इस तरह से आयातित लोगों को, जो 4 दिन पहले ज़िंदगी भर जो बीजेपी को गाली देते रहे, वो आज उनके गले लग रहे हैं। आपने दमोह में भी देखा होगा कि राहुल लोधी को उन्होंने कांग्रेस से बुला के अपने तरफ से टिकट दी और उसका असर क्या हुआ कि वहाँ के जो खाटी कार्यकर्ता, जैसा आपने भी कहा, और जो बेचारे बरसों से इस बात की आशा लगाए बैठे हैं कि हमें भी कभी मौका मिलेगा, उन्होंने विद्रोह किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा अनुशासित पार्टी है, सामने विद्रोह नहीं होता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये पीड़ा और ये दर्द तो कहीं ना कहीं सालता है ना वहाँ के कार्यकर्ताओं को। आप देखिए सुलोचना जी को अभी 4 दिन हुए हैं कांग्रेस छोड़े हुए और उनको बाकायदा टिकट दे दी गई। जो बरसों से वहाँ पर टिकट की आशा करके पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उनको किनारे कर दिया गया। पारिवारिक की जहाँ तक परिवार की बात है तो बागड़ी परिवार से ही तो टिकट मिला है। ये बात अलग है कि जुगल किशोर बागड़ी के बेटे इस बात की आशा कर रहे थे कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन उनके बड़े भाई की बेटी को टिकट मिल गया। लेकिन वहाँ विद्रोह की स्थिति सामने आ रही है, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना फॉर्म भर रहे हैं। अब बीजेपी उसको किस तरह से दबाती है एक अलग मुद्दा है, लेकिन आप ये सोचिए कि हम अपने घर के बेटे को प्यार लाड़ ना करें और एक गोद लिए हुए बच्चे को अगर पूरी तरह से हम उसका लालन पोषण करने लगे तो बड़े अपने घर के बच्चे के अंदर एक विद्रोह की भावना पैदा होती है। धीरे धीरे ये हो रहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो किनारे होते जा रहे हैं और जो आयातित नेता हैं जो ज़िंदगी भर बीजेपी को गाली देते रहे वो उनके गले के हार हो गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में भी आपने देखा होगा, अब बस करो महाराज, अब की बार शिवराज सरकार, इस तरह के नारे लेके बीजेपी चुनाव मैदान में आई थी। आज वही सिंधिया जी उनके सबसे प्यारे नेता माने जा रहे हैं। लेकिन उसके कारण जो दूसरे नेता होते हैं बीजेपी देखिए बहुत संघर्षशील पार्टी है, उसके नेता बहुत लंबे समय तक संघर्ष करते हैं तब उनको कुछ हासिल होता है और इसलिए उनको ये लगता है कि अगर हम इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं तो हमको भी कुछ हासिल होना चाहिए।
लेकिन पता चलो, नहीं क्या जी। बात है कि या तो अब जैसे उनका कहना है आपके बीजेपी के प्रवक्ता का कि अच्छे लोगों का स्वागत है, तो भाई क्या आपके बीजेपी में अच्छे लोग नहीं हैं क्या? इससे तो यही सिद्ध होता है कि बीजेपी में अच्छे लोग हैं। तो ये मुझे लगता है कि बड़ी विचित्र स्थिति है और इसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सोचना पड़ेगा और नेताओं को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति में किसी दिन बहुत बड़ा विद्रोह की स्थिति पैदा न हो जाए। पंकज जी, आप एक ऐसी पार्टी में रहे पहले जो बीजेपी की प्रतिद्वंदी पार्टी रही, और आप इस रूपांतरण की प्रक्रिया से भी बहुत अच्छे से परिचित रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन मध्य प्रदेश में 2 साल पहले हुआ। आपने उसको न सिर्फ करीब से देखा बल्कि आप उसका हिस्सा भी रहे। आप जो बातें भट्ट साहब ने खड़ी करने की कोशिश की हैं, मैं समझता हूं उनमें से कई चीज़ों से आपकी नाइत्तेफाकी होगी, जो स्वाभाविक भी है, लेकिन आप इस पूरे मामले पर, क्योंकि आप इसके लिए एक बहुत आधिकारिक कमेंट करने वाले एक व्यक्तित्व हैं, राजनीतिक हैसियत रखने वाले व्यक्ति हैं। देखिए शरद जी, भट्ट साहब के प्रति पूरे सम्मान के साथ कि ये बच्चों का खेल नहीं है, ये राजनीति का पथ है। और अभी आप अग्निपथ की बात कर रहे थे, शायद उससे कमज़ोर पथ राजनीति का पथ नहीं थी। अग्निपथ से ज़्यादा अग्नि परीक्षा कहीं किसी व्यक्ति को देनी होती है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता को देनी होती है। तो ये बच्चों का खेल नहीं है कि जहाँ गोद लिया घर का बाहर का। भट्ट साहब पूरे प्रति सम्मान, आपके प्रति पूरे आदर के साथ बहुत सीखता हूँ आपसे, लेकिन जैसा शरद जी ने कहा कि मैं अपनी बात रखूंगा और निश्चित तौर पर भट्ट साहब की बात से सहमत नहीं, एक विषय। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करूँ तो भट्ट साहब भी इससे सहमत होंगे। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी शरद जी, तो तब ऐसे तमाम अलग अलग विचारधाराओं के लोग, जिनमें समाजवादी भी थे, कुछ वामपंथी भी थे, और भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। और भारतीय जनता पार्टी शरद जी एक ऐसा समागम है कि जहां संगम इतना सशक्त होता है कि शीर और नीर का अंतर समझ नहीं आता। और मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण, और ये मैं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ, ये मेरी योग्यता कम है। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता और विशिष्टता ज़्यादा है कि यदि आपकी सोच भारतीय जनता पार्टी की सोच से मिलती है, जो मुख्य रूप से राष्ट्रवाद की सोच है, देश उत्थान की सोच है, समाज हित की सोच है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बाकी राजनीतिक दल ऐसी सोच नहीं रखते, सभी कमोबेश ऐसी सोच रखते होंगे। और भारतीय जनता पार्टी जैसा सोचती है शरद जी, वैसा करके दिखाती है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या हमारे मध्य प्रदेश की सरकार हो। इसलिए जब आप भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो ये सारी जो चर्चा हैं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। मैं एक उदाहरण और दूंगा, उसका कारण क्या है। जब भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में आपने कहा, मैं रहा कांग्रेस पार्टी में एक लंबे समय तक रहा, 2 दशक से अधिक समय तक कांग्रेस पार्टी में रहा, जिम्मेदार पदों पर रहा। पर कांग्रेस कार्यकर्ता की शरद जी मूल मंशा और मानसिकता होती कि मैं दल से और देश से क्या ले सकता हूं, और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मानसिकता है कि मैं दल को, देश को क्या दे सकता हूं। आक्रोश, क्रोध बहुत सामान्य सी मानवीय अभिव्यक्ति हैं और ये सहज हैं। लेकिन जब कल नामांकन के बाद 2 दिन 11 तारीख को विड्रॉल हो जाएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिनका नाम घोषित किया है वही कमल के चुनाव चिन्ह के प्रतिनिधि के तौर पर मैदान में रहेंगे। और वही सारे लोग जिनको आज चर्चा में कि शायद वो कथित तौर पर नाराज हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे। और यही विशिष्टता है और यही अंतर जो है किसी अन्य राजनीतिक दल में भारतीय जनता पार्टी में उत्पन्न होता है कि यहाँ त्याग, तपस्या, समर्पण, प्रतिबद्धता की बात है। क्षणिक आवेश, क्षणिक आक्रोश, क्षणिक रोष हो सकता है, सहज मानवीय प्रक्रिया वो किसी में भी हो सकती है, शायद मैं भी हूं तो मुझे भी हो सकती है। पर जब आप देखेंगे कि जब अग्निपथ पर आएंगे तो सिर्फ एक ही चुनाव चिन्ह होगा, एक ही प्रत्याशी होगा, कमल का चुनाव चिन्ह। उसका प्रतिनिधि कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हैं, कोई और हो सकता है। ये तय किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, दिल्ली के आला नेताओं ने, मध्य प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने तय किया है। तो उनको स्पष्ट तौर पर पता है कि कौन सा व्यक्ति इस समय कमल चुनाव चिन्ह का ठीक प्रतिनिधि हो सकता है। ऐसा नहीं कि बाकी खराब हैं। चेतन जी कहते कि अच्छे नहीं है। सवाल भाई साहब अच्छे बुरे का नहीं है, सवाल ये कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में किसी विधानसभा क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से कौन श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है कमल के प्रतिनिधि के तौर पर। कमल मुझे चुनाव चिन्ह बोलना पड़ता है। मैं आता हूं पंकज जी, दोबारा लौटूंगा आपकी तरफ, क्योंकि सवाल बहुत गंभीर है और इसके कई सिरे बड़े महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि समागम ऐसा होना चाहिए जैसे दूध और शक्कर का है। बिल्कुल सही बात है कि दोनों ऐसे घुल मिल जाएं कि कोई अंतर ना हो। जेपी धनोपिया साहब अपनी पारी का इंतजार भी कर रहे हैं। जी धनोपिया साहब, आपका कमेंट आपने सुना, विशेषज्ञ और पंकज जी दोनों की बात। जी शरद जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आदरणीय हमारे दूसरे साथी पंकज जी को छोड़कर जी बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने जितने अच्छे ढंग से बात की है। चेतन भट्ट जी बहुत समझदार पत्रकार हैं,
आप दोनों ने सामंजस्य बनाया। कम से कम एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए कोई आप कोई आरोप नहीं लगा सकता कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं। पहले भी नहीं कभी आरोप लगा शरद जी, कभी नहीं लगा। दूसरी उसने जो बात आप हमारी तारीफ ही कर रहे हैं ना सर। जी 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 मौका परस्ती का खेल हो गया है राजनीति आज की जी तारीख में। जी व्यवसाय की तरह हो गया है कि यहाँ दुकान नहीं चल रही, जी। अब चलो न्यू मार्केट में दुकान खोल लेंगे, न्यू मार्केट नहीं चल रही वाला कॉलोनी खोल लेंगे। ये व्यवसायिक लोग हैं, ये व्यवसाय करने वाले लोग हैं। ये राजनीति की विचारधारा देश की विचारधारा के साथ जुड़ी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की देश की आजादी से लेकर आज तक का कोई इतिहास ही नहीं रहा। अब तो कलंकित करने वाले काम जरूर के चल रहे हैं। लोकतंत्र को कैसे निपटाना है, विधायकों को कैसे खरीदना है, किसको कहां से तोड़ के लाना है, किसको क्या करना है, तो धंधे करती भारतीय जनता पार्टी। नैतिकता नाम की चीज तो भाजपा में है ही नहीं, खत्म हो चुकी है। आदरणीय आप लोग बात कर रहे हैं सुलोचना रावत जी दमोह की राहुल लोधी बनेंगी, नोट कर लीजिएगा। 4 दिन पहले आपने ले लिया और उन्होंने कहा साहब मुझे कांग्रेस टिकट दे रही है। कांग्रेस में टिकट था ही नहीं उनका, कांग्रेस में टिकट नहीं था, उन्होंने ब्लैक मनी करके कर लिया। क्योंकि पिछली बार जोवर्ट में बीजेपी की जमानत जब्त हुई थी, इन्होंने कहा अच्छी उम्मीदवार हो सकती है, कांग्रेस टिकट देने वाली हम ले ले। ये सारी बहुत सी बातें ऐसी नगण्य है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में असर ये है, भाई पंकज जी से पहले तो बहुत चिल्ला के बीजेपी को बहुत ज्यादा आलोचनाएं करा करते थे। अब उनका संघीकरण हो गया, अब तो आरएसएस की सभा में भी आ गए, तो उनकी भाषा बदल गई, विचार बदल गए। लेकिन वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ और है, दिखाती कुछ और है, होता कुछ और है। धनोपिया जी, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये भी है कि जिनके मन में ये विचार है कि बदल लें अब दल, कई लोग माफ़ कीजिएगा आपकी पार्टी में हैं जो रहते कांग्रेस में हैं लेकिन मदद करते हैं दूसरे दल की। हमारे पंकज भाई थे ना ऐसे सर, पंकज भाई हमेशा है नहीं, इसमें व्यक्तिगत मुझे लगता है टीका टिप्पणी उचित नहीं है धनोपिया साहब, और ये ठीक भी नहीं है। और मुझे लगता है ये स्वतंत्रता कांग्रेस ने भी 90 के दशक से लेकर, और सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी को आरोपित करने की बात नहीं है, लेकिन मौका ये राजनीति का स्वभाव है, ये राजनीति का चरित्र है। हाँ, मैं इस पर सवाल खड़े करने की इजाजत हम सबको है। हमारे विधायक बचे थे 35-35 करोड़ रुपए लेकर, व्यवसाय था, धंधा था, लोगों ने पैसा लिया, सरकार गिरा दी, सरकार जाए तेल लेने, हमें क्या करना है, पैसा ली जेब में रखा और बाजार खड़े हो गए और सरकार वो हो गई। तो ये जो नैतिकता है क्या, ये देश देख रहा है, जनता देख रही है, संविधान देख रहा है, कानून देख रहा है। जब संविधान बना था लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, देखिए पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शरद जी, मैं व्यक्तिगत टीका टिप्पणी तो नहीं करता, उसका कोई अर्थ भी नहीं। नहीं, मैं मेरा स्वभाव भी नहीं, पर सॉरी, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं है। मैं तो आपकी कर्मठता को देख के बता रहा हूँ, आपकी जितनी कर्मठता से बीजेपी। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि यदि धनोपिया जी की बात सत्य है तो कांग्रेस पार्टी में क्या बौद्धिक दिवालीपन इतना है कि कोई व्यक्ति यदि कांग्रेस में रहकर भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा था तो वो लोग इतने दिमाग से असंतुलित थे कि समझ नहीं पाए। और दूसरा मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की बातचीत करी नैतिकता की, नैतिकता का पाठ कांग्रेस के लोग पढ़ाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, देश को। ये जिस प्रकार के भी आरोपों की बात करते हैं शरद जी, पूरा इनका चुनाव का जो कैंपेन था, जो उपचुनाव 28 सीटों की, क्या स्थिति बनी? क्या नारा था कि 15 अगस्त को कमलनाथ जी झंडा लहराएंगे, 26 जनवरी को लहराएंगे? क्या स्थिति बनी आपकी? कमलनाथ जी ने काउंटिंग के पहले तक कहा कि सब मीडिया रिपोर्ट झूठ बोल रही, तुम लोग जो है बीजेपी का पक्ष लेते हो, हम 28 से चुनाव जीतेंगे। जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीता, उन्होंने शरद जी अपना मंत्री पद त्याग दिया। आज लोग सरपंची त्यागने तैयार, वो मंत्री पद त्याग कर दोबारा जनता के बीच गए, चुनाव की अग्नि परीक्षा में गए, उस अग्नि पथ पर गए जिसका हम और आप जिक्र कर रहे हैं, और वहां से जनता ने उनको तय करके भेजा कि उनका निर्णय ठीक था, चुनकर आए। जो लोग शरद जी, मैं उदाहरण देता हूं कि 3-3, 4-4, 5,000 वोटों से जीते थे, वो 50-50, 60-60 हजार वोटों से जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर, सांची से लेकर ये ईवीएम की धनोपिया साहब ईवीएम की बात करते हैं, विषय पर ईवीएम की बात करते हैं। जब जहां 9 सीटों पर ईवीएम नहीं थी, फिर जहां आप जीते वहां ईवीएम नहीं थी, पंजाब में सरकार बनती था ईवीएम नहीं, छत्तीसगढ़ में सरकार बनती था ईवीएम नहीं, यहाँ 114 सीट जीता ईवीएम नहीं। मुझे धनोपिया साहब उत्तर तो ले लीजिए। धनोपिया साहब, मैं धनोपिया जी आप दोनों बोलेंगे तो तकनीकी कारणों से हम सुन नहीं पाएंगे। धनोपिया जी, पंकज जी चुप हो, तत्काल आप बोलिए, आप चुप हो, तत्काल पंकज जी बोले। मैंने तो इन्होंने व्यक्तिगत आरोप लगाया, मैंने बड़े इत्मीनान से बात सुनी। मैं सिर्फ निवेदन कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो अनर्गल, असत्य, निराधार आरोप होते हैं, जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आशीर्वाद देकर इनको मुंह तोड़ करारा जवाब देती है। 2003 से आप अभी तक के उपचुनाव की गिनती लगा लीजिए, क्या स्थिति है कांग्रेस की। दमोह पैटर्न, शरद जी, दमोह पैटर्न ठीक वैसा है जैसे किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति के हाथ में बटे लगे, कहेंगे मैं बहुत बड़ा शिकारी हूं। इसके पहले कोई पैटर्न था ही नहीं कांग्रेस में। चलिए, दमोह पैटर्न अभी समझ में आ जाएगा कौन सा पैटर्न है। धनोपिया जी बोलिए, बात संक्षेप में। जोबट का चुनाव भी ऐसा ही होगा पंकज भाई।
जोहर में भी स्थिति सर, यही अपन बनेगी। बैठेंगे 3 भाजपा नवंबर के को। पार्टी नेता परेशान घूम रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है, हमने जेपी जिंदगी भाजपा में लगा दी। जेपी वो भाई, मैं परेशान एक घूम स्लॉट रहे हैं। बुक कर रहा हूँ लेकिन पंचल न्यूज पे 3 नवंबर परिणाम के दिन का शरद जी से अनुमति चलिए, लेकर अपन दोनों बैठेंगे। हो गया सर, हो गया। बस 2 नवंबर को हम बैठ रहे हैं सर। आप दोनों को ही पैनल में लेकर हम दोनों बैठेंगे, फिर तब बात हाँ, करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत स्पोर्टी ये बात है, और यही लोकतंत्र की शक्ति भी है कि मुस्कुराते हुए अपनी बात कहना। भट्ट साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये कहना कि ये नैतिक है अनैतिक है, ये बहस का तो मैं माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो देश में बीते 2 दशकों से ये चलता रहा है, और सब पार्टियों ने इस बहती हुई गंगा में खूब डूब डूब कर स्नान किया है। क्योंकि इस देश का जो लोकतंत्र का फैब्रिक है, जो ढांचा है, वो बहुत दिलचस्प है। राज्यों में रीजनल पार्टीज़ हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आप देखिए कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने लंबे समय तक कांग्रेस और बीजेपी को चुनौती दी है। फिर आप चलिए, चाहे हरियाणा की तरफ आप रुख कर जाइए, दिल्ली में देखिए अरविंद केजरीवाल खम ठोक रहे हैं। दक्षिण की तरफ चलें तो दबदबा ही है साहब, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का है, AIDMK, इन सब की अगर बात करें, तमिलनाडु की आप बात कर लीजिए। तो इन परिस्थितियों में क्या बीजेपी या किसी भी दल के लिए क्या ये बहुत अनिवार्य और आवश्यक हो जाता है कि जहां उसकी पैठ नहीं है, जैसे जोबट का उदाहरण धनोपिया जी ने दिया, बात ठीक है। अब आपके पास जब जमानत जब्त का आंकड़ा है तथाकथित रूप से, तो आप क्या करेंगे फिर? रातों रात आप किसी ताकतवर और शक्तिशाली कैंडिडेट को ला नहीं सकते। मैं इसको जायज़ नहीं ठहरा रहा हूँ ये कह के, इस पर सवाल बराबर उठेंगे और बीजेपी का काडर नाराज होगा। आखिर क्या और आप बेहतर रास्ता देखते हैं? नैतिकता की बातें तो हम खूब कर सकते हैं, खूब बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई को इग्नोर करना। क्या कांग्रेस अगर बीजेपी की जगह होती 2019-20 में, तो वो कहती कि हम नहीं तोड़ेंगे, भले ही हमें सरकार में आने का मौका ना मिले? जी भट्ट साहब। नहीं, देखिए शरद जी, राजनीति में अब शुचिता, सिद्धांत, ईमानदारी, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब डिक्शनरी से हट चुके हैं ये शब्द। राजनीति का एकमात्र उद्देश्य है कि हमें येन केन प्रकार सत्ता में काबिज होना है, और जिन लोगों को सत्ता में काबिज होना होता है वो इस तरह के उलटफेर करते रहते। शिशुपाल यादव जी पिछली बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, अब वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनका सबका उद्देश्य ये होता है कि हम किसी भी तरह ऐसी पार्टी में चले जाएं जो अभी सत्ता में है, और उसका हमको मलाई, सत्ता की जो मलाई है उसका भी थोड़ा बहुत हिस्सा हमको ही मिलने लगे। दूसरी बात, जो पंकज चतुर्वेदी जी कहते हैं बच्चों का खेल, मुझे लगता है कि पार्टी के जो लोग होते हैं उनको पार्टी अपना बच्चा ही समझती है। इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया था कि अगर आप गोद लिए बच्चे को ज़्यादा प्यार करोगे और अपने जो अपना आपने जन्मा है बच्चा, जो आपके साथ बचपन से रह रहा है, जिसको आपने झूले में झुलाया, उसको अगर आप इग्नोर करोगे तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी पीड़ा दर्द होगी। तो भारतीय जनता पार्टी में ठीक है, अब उनकी अपनी स्ट्रेटजी होती है कि हम दूसरे दलों से लोगों को ले आएँ, उस पार्टी को कमज़ोर कर दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अपने लोगों को भूल जाएं। भारतीय जनता पार्टी का मैं समझता हूँ कि जो एक एक कार्यकर्ता होता है बहुत सहनशील होता है, लेकिन सहनशीलता की भी एक सीमा होती है, और जब बिल्कुल सहनशीलता खत्म हो जाती तब फिर विद्रोह की स्थिति बनती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि बागरी के जो दोनों बेटे हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसको कैसे समझाया जाएगा ये अलग मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि ये जो सारी चीजें ये बहुत आम हो गई हैं आजकल। ये भी आपने सही कहा, प्रत्याशी भी क्यों ना हो, लेकिन उसको मौका देना चाहिए। जोबट से चाहे कितना भी कमजोर बीजेपी का स्थानीय प्रत्याशी क्यों ना हो। नहीं देखिए, कमजोर जी नहीं, ऐसा नहीं है कि कमजोर प्रत्याशी, वहाँ भी ढेर बड़े बड़े नेता हैं जो बरसों से लोकप्रिय हैं। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ कोई आपके पास प्रत्याशी नहीं था, या तो फिर आपके पास प्रत्याशी नहीं था, उससे ये बात सिद्ध होती है कि आपके अपने लोगों पे भरोसा भी नहीं था कि ये चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, या फिर इतनी कमज़ोर हो गई है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी। तो ये भी उनको विचार विमर्श करना चाहिए कि हमारी पार्टी इतनी कमज़ोर क्यों हो गई। दिक्कत वही हो रही है कि इस समय कांग्रेस जो है वो कमजोरी की तरफ जा रही है और बीजेपी उसका पूरा फायदा उठा रही है। वहाँ के लोगों को अपने तरफ खींच के कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहती है, और इसका उदाहरण आपने देख भी लिया है कि जो 15-17 साल बाद सरकार किसी तरह से आई थी ले दे के, उसको खोना पड़ा। उसमें ठीक है, कांग्रेस का भी बहुत बड़ा दोष है कि जो आप अपने परिवार के लोगों को अगर संभाल के नहीं रखोगे तो पड़ोसी तो आपका फ़ायदा उठाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। और फिर राजनीति में तो ये सब चीज़ें दांव पेंच उठा पटक ये सब तो चलता आया है। तो कांग्रेस को भी ये सोचना पड़ेगा कि लेकिन चूंकि कांग्रेस के पास सत्ता नहीं है,
इसलिए बीजेपी में जाने के लिए लोग इच्छुक हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है पता नहीं कब कांग्रेस सत्ता में आएगी। तो ये जो सत्ता का लोभ है, ये नेताओं को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और इसलिए इस तरह की उठापटक और आया राम गया राम की स्थिति बनती है। लेकिन इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को, ये मैं ज़रूर, मेरा जो आकलन है वो ये है कि इससे भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत पुराने लीडर हैं या जो बहुत पुराने नेता हैं, बहुत कार्यकर्ता हैं, उनमें नाराज़गी तो है, और इसका प्रतिफल आपने दमोह में भी देखा है, और हो सकता है कि इन 3 चुनाव में भी आपको देखने मिले। लेकिन यहाँ भट्ट साहब एक बड़ा सवाल ये अपनी जगह मौजूद है कि अगर हम इसमें नैतिक अनैतिक पक्ष को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो इसको ठीक करने की जिम्मेदारी तो लोकतंत्र में जनता की ही है, और जनता जब उन व्यक्तित्वों को फिर चुनती है तो फिर उसको लेकर ये बहस कितनी मायने रखती है, और क्या जनता को हम बिल्कुल भूल जाते हैं? फिर ये जनता का दायित्व है। अगर आप और हम ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो करेक्ट होनी चाहिए, तो ये करेक्ट करेगा कौन? तो ये फैसला लोकतंत्र में 5 साला चुनाव में जनता को दिया गया है, और जनता अपनी विजडम से चुनती है। और राजनीति में इस पक्ष की बात अगर आप करें तो कौन सी ऐसी पार्टी है, मैं फिर कहूँगा कि ये जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर आप इसको इस रूप में देखते हैं तो बेहतर ये होगा कि पहले आप अपनी व्यवस्था को देखें। जो बात पंकज जी ने कही अंशतः वो भी पूरी तरह ठीक है कि भाई अगर मान सम्मान यथोचित होता तो फैसला क्यों किया जाता। और दूसरी बात ये भी ठीक है कि बीजेपी का कार्यकर्ता तो दुखी है, तो अगर बाहर से मेहमान आते हैं तो आप अपने उस कार्यकर्ता को तो समझाते हो ना। आप ये तो नहीं कहते कि अब ये बाहर से आया हुआ मेहमान हमारी आंख का तारा है, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच असल में समन्वय का कोई सेतु है नहीं। जो लोग नाराज़ होकर पार्टी छोड़ रहे हैं उनको समय पर न उनकी बात सुनी जाती है, न उनको मनाने की कोशिश होती है। उन पर एक आरोप जड़ दिया जाता है ये तो आरंभ से दूसरी विचारधारा से प्रभावित रहे। ऐसा नहीं होता सर। और दूसरी तरफ जब ये आ जाते हैं मेहमान तो जाहिर तौर पर उनका मान सम्मान रखना जिम्मेदारी है, इस देश की परंपरा भी है। लेकिन आप उसमें अपने खाटी परंपरा वाले कार्यकर्ता को कहीं ये मैसेज अनजाने जाने में दे देते हैं कि भैया अब ये महत्वपूर्ण अधिक है, तो ये भी दिक्कत पैदा करेगा। इसके बीच कैसे संयोजन बैठेगा ये तो बड़ा कठिन है इसको कहना। धन्यवाद पंकज जी, बहुत धन्यवाद धन्यवाद धनोपिया साहब, और धन्यवाद चैतन्य भट्ट। नमस्कार।